कहते हैं कि लड़कियों के पंख होते हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। और ऐसी ही है ना, दो लड़कियां मेरे साथ बैठी हैं। वन इज़ कृतिका शर्मा एंड सेकंड वन इज़ भानु शर्मा। दोनों ही सीयू से हैं और रेडियो पंजाब पे आपका वेलकम। मेरा नाम आरजे विराज है और ये शो है यादाना क्लासरूम, जिसमें हमेशा हम बहुत सारे एल्यूमिनाइज को आपसे मिलवाते रहते हैं और बहुत सारी यादें जो हैं वो हमेशा आपके सामने लेके आते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो उनके पास हैं वो आप तक लाते हैं। सो आज कृतिका और भानु हमारे साथ हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू। हाउ आर यू? थैंक यू। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे मैं सबसे ही पूछता होता हूँ कि सीयू आके कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है वापस आके? इट सीम्स घर वापसी हो गई है। घर वापसी हो गई। आप कितने टाइम बाद आए हो? लगभग 1-1.5 साल बाद। एंड आप तो यहीं पे थे? या मैं यहीं पे थी, मैंने यहाँ से LLM करी एंड आई एम बैक आफ्टर 5 or 6 months। ओके, मैं एक बार दोनों के बारे में बता देता हूँ। कृतिका जो कि 2019 to 24 बैच से है। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो पहले। Hello everyone listening to us. This side Bhanu Sharma, advocate and practicing here at Honorable Punjab and Haryana High Court and District Courts at Karnal simultaneously. And it feels very very great to be here today. और ऐसा लग रहा है कि बरसों बाद जो बहुत दिन यहाँ पर अच्छे से गुजारे, बहुत कुछ सीखा, वहाँ पर दोबारा आके बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बनने निकले थे, अब कुछ बनकर आए हैं, है ना? अच्छा लगता है ना जब वापस कुछ बन के आते हैं और वहीं पे जहाँ पे आप ऐसे ही बच्चों की तरह ही थे और उन बच्चों को देख के वो और अच्छा लगता है कि यार हम भी इनमें से निकले हैं। बहुत अच्छा लगता है। और आज वो जो अच्छा लगता है जब हम सुनते थे, जब हमारे एल्यूमिनाई सामने आते थे, आज वो मैं फील कर पा रही हूँ। एग्जैक्टली द सेम। प्लीज कृतिका आप बताओ अपने बारे में। ओके, सो माय नेम इज़ एडवोकेट कृतिका शर्मा। मैंने यहाँ से BBA LLB कंप्लीट करी फ्रॉम 2019 to 24। आफ्टर दिस आई डिड LLM इन क्रिमिनल लॉ स्पेशलाइजेशन फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इटसेल्फ फ्रॉम 2024 to 25। ज़्यादा दूर तो मैं नहीं रही इस यूनिवर्सिटी से, बट जब मैं 5-6 months बाद अभी आई तो पहली चीज़ जब मैं रेडी हो गई ना, तो जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आती थी तो मेरा मतलब जैसे घर से निकलने से पहले आई यूज्ड टू सी तो मेरा आई कार्ड कहाँ पे है। सो टुडे ऑल्सो आई वाज सर्चिंग फॉर द सेम। सो yes, so a very nostalgic feel was this when I entered this university। और आज यहाँ पे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है ये। एंड LLM के बाद if I talk about my profession, then for now I did practice after completing my LLM for few time in Punjab and Haryana High Court, and then my second aim was to join academics and I have interest in research, so for now I'm preparing for PhD entrance exams as well। Nice। अच्छा, आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया जब हम बात कर रहे थे कि आप मेडिकल आपने चूज किया था एंड देन कट टू ये, वो थोड़ी सी कहानी आप अपनी शेयर कर सकते हो? हाँ, यस श्योर। तो जब मैंने 12th करी, मेरी 12th हुई हिमाचल से। इट वाज पारस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन पालमपुर इटसेल्फ। तो वहाँ पे 3 स्ट्रीम्स थी, देयर वर नो ह्यूमैनिटीज़ एंड ऑल। वहाँ पे 3 स्ट्रीम्स थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था और पेरेंट्स भी चाहते थे कि डॉक्टर बने। तो मैंने वहाँ पे मेडिकल स्ट्रीम से मैंने 12th पास आउट करी। उसके बाद मैं हिमाचल से यहाँ ट्रैवल करके चंडीगढ़ आई फॉर टेकिंग द कोचिंग फॉर नीट। मैंने 1 year कोचिंग भी ली। द रीज़न वॉज कि नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए 18 एज लिमिट होनी चाहिए, बट आई वॉज नॉट 18 एट दैट टाइम। तो मैंने 1 साल ड्रॉप भी करा, नीट की कोचिंग ली। आफ्टर ऑल आई कुड नॉट मेक इन टू नीट, बट फिर मेरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ। पर फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड, जब मैं स्कूल में थी जब मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव थी, डिबेट्स में, स्पीच में, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स में, तो और एंकरिंग भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो बोलने वाली चीज़ों में कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड स्कूल लाइफ से ही इंटरेस्ट था। तो आफ्टर ऑल देन आई थॉट कि लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरी स्किल काम आ सकती है। तो फिर ऐसे डिसाइड हुआ। So why not anchoring? या फिर जर्नलिज्म क्यों नहीं, सिर्फ लॉ ही क्यों? क्योंकि बोलना तो उसमें भी होता है। यस दैट्स राइट। बट बोलना भी पसंद था, बट एक कैटेगरी थी मेरी में ज़्यादातर सोशल इश्यूज़, वीमेन रिलेटेड इश्यूज़, लीगल इश्यूज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर लॉ से बेटर फील्ड फिर इसलिए एंकरिंग नहीं लगी।
बट कहीं ना कहीं एज अ को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंकरिंग में भी मैं एज अ पार्टिसिपेट करती रहती हूँ एज अ साइड बिजनेस यू कैन से। नहीं, अच्छी बात है, साइड बिजनेस रखने भी चाहिए आज के टाइम में। बट मुझे लगता है कि आपकी वो गट फीलिंग होती है ना, आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, वो अपने अंदर से आ रही होती है कि जर्नलिज्म चूज़ करना था कि बोलना तो दोनों तरफ ही है। लाइक मैं खुद एक बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, बट एक जर्नलिज्म फील्ड में अब मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुद लगता है कई बार कि यार गट फीलिंग ही थी, चूज़ कर लिया कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है। आपका कैसे रहा? ऑल्सो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि आपने कहा ना कि गट फीलिंग होती है, तो हम कुछ ना कुछ जो करना होता है, जो गट फीलिंग बोलती है वो हम कर जाते हैं। बट मुझे लगता है कि आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, बट वॉट इज डेस्टिन्ड विल ऑटोमेटिकली कैच यू देयर। जो अगर आपने बीकॉम की और आप यहाँ आ गए, तो शायद यही डेस्टिनी थी, तो आपको यहीं आना था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मेरा यहाँ का सफ़र कैसा रहा, तो यहाँ का सफ़र लर्निंग्स बहुत ज़्यादा थी। लर्निंग्स बिफोर लिटिगेशन आई वुड से कि लर्निंग्स थी कि सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात मैंने यहाँ से ली वो ये कि गुरु जो होते हैं उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ चाहे तुम उनके सानिध्य में यहाँ यूनिवर्सिटी रहो, पर यूनिवर्सिटी के बाहर मुझे लगता है बहुत ज़रूरत पड़ी। मेरे साथ आज भी बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे जुड़े हुए हैं और मैं उनसे बहुत कुछ तब भी सीखती थी, आज भी सीख रही हूँ। दूसरी बात मुझे लगता है जो हमारे अभी, बिकॉज कृतिका मेरी क्लासमेट रही है, बैचमेट रही है और आज वो भी मेरे साथ है, तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जब साथ में ही हम लॉ स्टूडेंट्स हुआ करते थे, आज हम सभी एडवोकेट्स हैं। तो कभी कोई फ़ोन करते हैं, वो दिल्ली से है तो वो बोलता है एक चालान आया है करनाल का, ये करवा दो। तो कोई चंडीगढ़ का है, ये करवा दो। तो जो एक बॉन्ड सा वहाँ रहा, वो बॉन्ड आज भी एस्टैब्लिश्ड ही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ हमने की, हमने ये भी सीखा कि सबके साथ एक संगठन रखना चाहिए, बॉन्ड बन के रहना चाहिए, क्योंकि वो बाहर बहुत काम आता है। काम आता है क्योंकि वो मिस भी बहुत किया जाता है, वो यादें रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो बच्चे अभी चूज़ कर रहे हैं, LLB चूज़ कर रहे हैं या फिर लॉ में करना चाहते हैं, कि उनके लिए CU अच्छा स्पेस है या अच्छी जगह है सीखने के लिए भी, ग्रो करने के लिए भी, और यहाँ से क्या उनको वो चीज़ मिलती है जो आगे उनको काम आती है लाइफ में? सर्टेनली CU बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने सीनियर से सुना है, जो मेरे सीनियर हैं, मेरे गुरुदेव हैं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी लॉ, तो कहते हैं बहुत कम ऑप्शंस होते थे हमारे पास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शन थे, हम KU होता था, PU होता था और एक आध और लॉ स्कूल्स होते थे। बट वहाँ क्या होता था, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, जो एक्सपोजर हमें मिला है। क्योंकि हम जब 2019 का, हमारा 1924 का बैच है, 2019 में जब हम आए तब हमने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ये सब ऑप्शंस वहाँ कब होते थे? KU में मुझे नहीं लगता वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया गया हो, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई हो बहुत बड़े लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि होता ही नहीं, बट बहुत कम होता है। तो ये एक्सपोजर्स, फिर एक नेशनल सेमिनार हम जिसकी कन्वीनर मैं खुद थी, तो वहाँ से हमारी लॉ जो फर्म्स हैं उनके एसोसिएट्स थे वो, तो हमने सीखा कि एक्चुअली ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, जो हमें खुद बनना है, उनसे बात कैसे की जाती है, वो बात कैसे करते हैं, वो आर्टिकुलेट कैसे करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। बहुत लंबी स्टेटमेंट में बहुत ब्रीफ बोलते हैं, बहुत सटीक बोलते हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ें ही आपको कुछ बड़ा बनाती है। तो ये सब हमने CU से ही सीखा, और मुझे नहीं लगता कि CU जो हमें दे चुका है और जिसके बदौलत हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, अर्निंग्स भी कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने बस सीखा है। और बिकॉज पर्पस तो यही है ना कि आप पैसा मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो पर्पस तो यही है लाइफ का कि आप कुछ कमाओ और अपना लाइवलीहुड अर्न करो और चलो। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सीखा है, हम आज कुछ कर भी पा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो CU हैज गिवन अ वंडरफुल एक्सपोजर टू अस। I would suggest that if you want to practice litigation,
और इवन हमारे यहाँ से एक जज भी निकल चुके हैं, हमारे प्रोफेसर भी थे, वो भी जज निकल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिटिगेशन तो बहुत बढ़िया रही ही है। आप अगर यहाँ पर जुडिशियल सर्विसेज लॉ से निकलते हो और फिर जुडिशियल सर्विसेज अटेम्प्ट करते हो तो उसका भी आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलते हैं इससे। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जब आज वापस आए हो, ऑब्वियसली है ना, 1 साल बाद आए हो आप, तो यहीं थे। 2019 का टाइम, पहला दिन याद है कॉलेज में एंटर करते हुए? बहुत अच्छे से याद है मुझे इतना याद है कि जब मैं पहली बार कॉलेज गया था तो वो होता है ना, वो फिल्मी हम स्टोरीज ही हम सोच के गए होते हैं, फिल्मों वाला देख के गए होते हैं कि यार कॉलेज जाऊंगा, पैर रखूंगा और चीखे मारे होंगे लोग। होता है, बचपना होता है, लेकिन मेरे को तो था। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्रेज यही था कि कॉलेज जाऊंगा तो कॉलेज सब जानेंगे मुझे। तो वैसा एक फीवर जो रहता है हमेशा अंदर, वो था। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा याद कर सकते हो पहले दिन कैसा था? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली अपने आप को इमेजिन कर पा रही हूँ उस दिन, सिटिंग हियर टुडे, कि वो 5th अगस्त था। 5th अगस्त इसलिए भी बहुत स्पेशल डे था क्योंकि 370 धारा 370 वो हटी थी। अच्छा, वो रिवोक हुई थी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो वैसे भी बड़ा स्पेशल डे। तो उस दिन मैंने एक फ्रिल वाइट शर्ट पहनी थी और ब्लैक स्कर्ट, मतलब दैट इज टू से कि मैं एक एडवोकेट लगूं, एक लॉ स्टूडेंट लगूं। और मैं 12th के बाद आई थी बहुत पढ़ के, तो मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल्स थे और बहुत सीरियस होके आ रही थी। तो जो सारे बच्चे थे वो ये सोच रहे थे कि ये तो टॉपर आ गई ये बहुत पढ़ लिख कर आई है और ये ऐसे ही करेगी, अब ये भी यहाँ भी ना, मतलब ये टॉपर ही है। और फिर कुछ टॉपर समझ लिया तो उनको लगा एरोगेंट भी थोड़ी सी होगी। और फिर मैं गई और फर्स्ट बेंच पे बैठ गई और फिर कुछ फर्स्ट लेक्चर हुआ और कॉन्ट्रैक्ट का आजाद सर थे, वंडरफुल टीचर। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पुट किया और क्वेश्चन पुट किया तो सारी क्लास की नजरें मुझ पे थी कि लगी रही थी कुछ और हम इसने दिखा भी दिया। अच्छा। तो और फिर जब मैं ऐसे निकल रही थी, मतलब हमारा 5th लेवल पे था, ब्लॉक 5 क्लासरूम है ना, और फिर मैं निकल रही रिपब्लिक के साइड एग्जैक्टली। तो मैं निकल रही थी अपने कॉरिडोर से और मैं सोच रही थी यार, सोचा तो कुछ और था फिर मैं आई कहाँ, फिर मैंने सोचा यार क्राउड है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, कहाँ फंस गई मैं। पर पहले दिन मुझे लगता है सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। तो मतलब मुझे वो एग्जैक्ट पिक्चराइजेशन बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग के सामने आ जाती है जब मैं सोचती हूँ मेरा पहला दिन बहुत बढ़िया था। मैं लेट कमर भी थी एक्चुअली। 5th अगस्त को बहुत मतलब हो चुके थे एडमिशंस, मैं बहुत लेट आई एग्जैक्टली। तो बहुत बढ़िया, पर वो बहुत बढ़िया दिन था। और उस दिन के बाद से आज का दिन तो बड़ा अलग लग रहा है। मतलब एक कुछ हमारा ये विजन ही यही है इस पॉडकास्ट का, याद क्लासरूम। हाँ। तो वो क्लासरूम को याद करके, क्लासरूम को सोच के सारे फ्लैशबैक्स आ गए हैं अब दिमाग में कि हाँ क्या बढ़िया था। और इवन मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या करते थे, मेरी एक फ्रेंड होती थी बहुत अच्छी, श्रुति, वो बहुत बढ़िया खाना बनाती थी। तो हम सेकंड लेक्चर में ही वो खाना बनाती थी और हम सेकंड लेक्चर में खा लेते थे सारा खाना। और फिर टीचर्स आती थी, हमारी विजेता मैम आती थी और वो कहती थी भानु तुम खड़ी हो तुम क्यों ऐसा करती हो, खाना नहीं खाना है। तो मतलब बहुत ऐसे चीजें थी वो फर्स्ट डे से। फिर वो कोलैबोरेशंस होती गई, ग्रुपिज्म्स होते गए, ग्रुप्स बनते गए। और फिर वहां से वो पहले बुक्स बैरेक्ट शेयर हुए, फिर बैरेक्ट से वो खाना शेयर हुआ, अब खानों से फाइल्स शेयर हो गया, केसेस शेयर हुए तो बहुत बढ़िया, अच्छी लगती है वो फीलिंग ना, है ना, जो साथ में हम इतना फन किया वो काम तक भी पहुंच गई चीजें। और सेम फील्ड में होने की वजह से सब एक दूसरे से बात तो करते ही रहते हैं। ये ऐसा फील्ड है ना, नहीं तो कई ऐसे फील्ड होते हैं जिसमें लोग भूल जाते हैं, दोस्त इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट्स बहुत काम आते हैं सेम फील्ड में, है ना। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था कृतिका? अब मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस तो इटसेल्फ ऐसा लगता है कोई फिल्मी स्टोरी है। इट वाज वेरी फनी जब मैं यहाँ पे एंटर हुई। अच्छा, आपके लिए तो एकदम से चेंज भी था क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से एकदम चीजों को समझना भी एक अलग चीज होती है कि हाँ ये क्या है। यस, जब मैं यहाँ पे आई थी एडमिशन के लिए
तो उस टाइम तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को घूम के देखा था। मैं लॉ डिपार्टमेंट में गई, मैंने मूड कोर्ट देखा, लाइब्रेरी देखी, मैं डायरेक्टर सर से भी मिल के आई, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो क्या मैं लॉ करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेडिकल वाले बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली आपके पास बायोलॉजी में इतने हैवी वर्ड्स होते हैं, आप अगर वो लर्न कर सकते हो तो लॉ तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने खुद मेडिकल के बाद मैं लॉ में आया हूँ, सो इट रियली मोटिवेटेड मी। और जब मेरा फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी, जब मैं यहाँ पे आई तो ट्रैवल तो मैंने पहले भी करा था इस यूनिवर्सिटी में, पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहली बार आई थी, इतने सारे ब्लॉक्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, मुझे यही नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ पे है। पूरी भूल भुलैया है ये यूनिवर्सिटी ना। एक पहले दिन तो मुझे समझने में लग गया था, क्योंकि मैं भी जब आया था यार क्या है ये। हाँ, फिर मैं यहाँ से गेट 2 से एंटर हुई। फिर मैंने सोचा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे ढूंढूं मैं, ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी पहले लेक्चर को। फिर वहाँ से ना एक सर जा रहे थे, मैंने सोचा, मैं जानती नहीं थी उनको, सोचा इनसे पूछती हूँ, ये असिस्ट करेंगे कहाँ पे जाना है। तो वो थे हमारे प्रोफेसर थे वो, अमित सर। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपकी क्लास तक, मेरा भी लॉ ही डिपार्टमेंट है और मैं भी लॉ का ही टीचर हूँ। सो आई सेड ओके। तो वो मेरे को मेरी क्लास तक लेके गए, उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप करा। और उसके बाद फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ तो हम देख रहे थे कि कौन पहला टीचर आएगा। वो जब ऑब्वियसली जब हम नए नए जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है कौन सा टीचर होगा, स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, कैसे टीचर होंगे। तो जैसे ही पहले टीचर आए तो वो वही सर थे जिन्होंने मुझे क्लास में छोड़ा था। सो आई वाज बॉन्ड तो वहीं से बन गया रियली। और फर्स्ट डे बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, सब बच्चों को बोला जाता है अपनी इंट्रोडक्शन दो, योर बैकग्राउंड। तो उसके बाद जब मेरी बारी आई, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो सर ने लास्ट में बोला कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि उनकी क्लास कौन सी है। सो रियली इट वाज वेरी फनी मोमेंट फॉर मी। फिर वैसे वैसे चलता गया। उस टाइम हमारा था B5 ब्लॉक, साथ में था उसके साथ में हमारा फूड रिपब्लिक था। और वहाँ का बहुत सारे आउटलेट्स है वहाँ पे, तो जब भी फ्री लेक्चर मिलता था हम वहाँ पे जाते थे, बहुत इंजॉय भी करते थे, पढ़ाई भी होती थी। और उसके बाद फिर न्यू बिल्डिंग बन गई साउथ कैंपस वाली साइड, उसके बाद हमें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हमने नए आउटलेट्स ढूंढे। दोनों फूडी हो। राइट। उसके बाद फिर आज जब वापस उन चीज़ों को देखा तो फिर बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील थी। Right. कौन सी फूड की इतनी बात हुई है, कोई हमें बता दो जो बेस्ट फूड कहाँ मिलता है। हाँ, एक तो वो जो गेट 4 है ना, वो जहाँ से बॉयज हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है, जाकिर वगैरह। हाँ जी, तो वो वाली जो रोड होती थी उस पे एक गोलगप्पे वाला होता था। क्या? अच्छा। हाँ, तो उसके गोलगप्पे हर दिन, मैं कहूँगी बहुत कम दिन होते थे जब हम छोड़ते थे। हम कम से कम 6-7 होते थे और वो सारे गोलगप्पे हम खाने जाते थे। फिर एक साउथ इंडियन वहाँ पर वो होता था, वो साउथ डोसा और रवा इडली और इडली सांभर। वो भी हमारा रोज का हो गया था जब हम इधर साउथ कैंपस में आ गए थे। और फिर वहाँ से जूस कॉर्नर पे जूस। तो एक्चुअल में साउथ कैंपस में जब हम शिफ्ट हो गए तो हमें इसी चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि यहाँ पे जो फूड आउटलेट्स है बहुत सारे हैं और पास में। तो जब भी हमें टाइम मिलता था देन वी यूज्ड टू ट्रैवल, और मैंने तो हर आउटलेट एक्सप्लोर करा था। हर एक, टीजेस, फूड रिपब्लिक, मैगी पॉइंट, एवरीथिंग। जो अंदर बने हुए वो आज है ना, टीजे एंड ऑल है, अच्छा मिलती, कॉफी एंड ऑल बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पे। नाइस, बहुत अच्छी बात है। टीचर्स कौन से याद है? अच्छा, कई होते हैं ना, कोई फेवरेट टीचर्स होते हैं हमारे जो आज भी चलो जुड़े होंगे आपके साथ, है ना, जिनके साथ आज भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि ये कैसे करूँ, ये कैसे होगा, या फिर कनेक्शन तो बन रहते हैं। तो वो कौन से हैं? अगर फर्स्ट ईयर से बात की जाए तो रेनू मैम। ओके, रेनू मैम आज तक जुड़ी। उनके बारे में बता दो एक बार, वो लॉ डिपार्टमेंट में ही है। हाँ, रेनू मैम लॉ डिपार्टमेंट में है, अब वो प्रोफेसर हैं और बहुत बेहतरीन टीचर है। मतलब मैंने CRPC जब की थी, खुद से मैं पढ़ती रहती थी, मैम ने CRPC करवाई थी, टॉट भी करवाए थे, IPC भी शायद मैम नहीं, IPC तो नहीं करवाई, CRPC करवाई थी। तो जब मैं CRPC पढ़ रही थी, बिकॉज
CRPC इज इटसेल्फ अ वेरी बल्की सब्जेक्ट, प्रोसीजरल लॉ है, तो खुद से भी बहुत पढ़ना पड़ता था और थोड़ा सा मैं पढ़ने की शौकीन थी उस टाइम। तो CRPC पढ़ती रहती थी, बहुत क्वेश्चंस आते थे, मैं पीछे पीछे भागती थी, मैम ये बता दो, मैम आपका फ्री टाइम कब है, तो वो मुझे कभी अवॉइड नहीं करती थी। वो चाहती थी, मतलब वो देखती थी कि इसमें ना थोड़ी सी डिटर्मिनेशन है जानने की, थोड़ी क्यूरियोसिटी है, तो इसको बस बताना है। तो कोशिश करती थी अपना थोड़ा सा टाइम निकाले और मुझे बताए। बट वो कहते भानु तू पीछे पड़ गई है मेरे। मुझे ये सेंटेंस याद है मैम का, आज तक कानों में रहता है कि वो कहती थी भानु छोड़ दे मेरा पीछा। तो रेनू मैम बहुत बढ़िया टीचर थी, बहुत बढ़िया टीचर थी। फिर उसके बाद हमारी नरेश सर थे हमारे, वो CPC बहुत अच्छी पढ़ा के गए। उन्होंने मुझे एक बार क्लास में बोला था, ये मेरे ख्याल से 7 अगस्त की बात है, जब उन्होंने मुझे बोला था कि ये लड़की एक दिन जज बनेगी। तो वो आज भी मुझे कहते हैं भविष्यवाणी ना मेरी गलत नहीं करनी है। मैंने कहा नहीं सर, मेहनत जारी है। तो मतलब बहुत स्पेशल सा मोमेंट होता है जब आपके टीचर आपको ये सब कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ। वो एक ना होप दिखाते हैं कि ये बच्चा कुछ करेगा, तो खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस। आई थिंक वो वर्डिंग उनकी बोली हुई ना हमारे जहन में रह जाती है। Exactly. मुझे आज भी याद है कि मैं वही BCom कर रहा था, 2nd ईयर में चल रहा था, और मेरे को एक टीचर ने कहा था कि तू पढ़ता बहुत अच्छा है, तो तू आकाशवाणी में जा, तू RJ बन सकता है। एंड तब मुझे पता भी नहीं था कि RJ होता क्या है। तो वो शायद वो रह गया कहीं ना कहीं। तो इवन की जब टाइम ऐसा निकला भी तो मेरे दिमाग में वो निकली नहीं वो बात। मुझे लगा कि यार ये होता क्या, अब मुझे जानना भी है, मुझे करना भी है, क्योंकि किसी ने कहा है और ऐसे इंसान ने कहा है जिसको मैं शायद मानता भी हूँ, समझता भी हूँ, तो वो रह जाती है बात जहन में, तभी आप आगे और रहते हो। बिल्कुल। और मैं कुछ जैसे मैं थोड़े से एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, तो ना मतलब जो मेरी कुंडली है, हाँ। उसमें ना गुरु जुपिटर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5th हाउस में है, जुपिटर का 5th हाउस होता है, बहुत अच्छे वो देता है हमें, फल देता है, प्रिविलेजेस देता है। तो उसमें एजुकेशन में आप बहुत डेप्थ में जाके कुछ करते हो, पढ़ते हो, और एजुकेशन में कुछ आगे पद वगैरह हासिल करते हो। तो सो टू स्पीक, आपको अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है लाइकवाइज, तो आपकी लाइफ में ना गुरु का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। तो वही मेरी लाइफ में एक्चुअली है। मतलब मैं आज जहाँ भी हूँ, स्कूल से लेकर और यहाँ तक, मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मैं बहुत पीछे पड़ी रहती थी, सीखने के लिए बहुत तत्पर रहती थी। तो यूनिवर्सिटी में भी आज तक मैं जो बहुत कुछ गेन कर पाई हूँ अपनी नॉलेज और रीडिंग से, तो गुरुओं की वजह से ही है। मैं ये मानती हूँ। और गुरुओं का ना, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगी, अपने गुरुओं को आप पहचानो, क्योंकि एक सही गुरु जानना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी आप फॉलो नहीं कर सकते, पर जिसको आपने गुरु बना लिया उससे कभी पीछे मत हटो, उसके बस चलते जाओ। वो अपने आप आपको लाइफ में गाइड करेगा, डायरेक्शंस देगा, और आपकी लाइफ ना बहुत बढ़िया हो जाएगी। बस अपने गुरु को पहचानो, गुरु को ढूंढो, और फिर गुरु का आदर सम्मान करो और चलते जाओ। लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो बहुत सारे और भी प्रोफेसर्स हैं हमारे, अंगद सर आज भी इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो कभी कभी पिक्चर्स डालते हैं तो सर कहते हैं भानु बहुत अच्छे जा रहे हो। तो अच्छा लगता है कि और हम चाहते भी हैं कि हमें देखें, हमें पहचानें, यहाँ ये बच्चे थे है ना। और वही होता है कि इतनी सारी भीड़ में से जब आप दिखना चाहते हो तो आप बहुत मैटर करती हो छोटी छोटी चीजें। एग्जैक्टली। हरदीप मैम है ना, मैं तो आज भी जब सबसे पहले मैं आके मैं उनके ऑफिस में गई कि पहले हरदीप मैम से मिलूंगी, फिर जाऊंगी जहाँ पे भी जाना है। तो वो कनेक्शन है। हेल्पफुल रही है मैम हमारे साथ, मतलब बहुत अच्छी पर्सनल हेल्प भी मैम ने बहुत की है। बहुत अच्छे से चली है हमारे 5 साल। मतलब मैम कोई भी काम अटकता था ना, मेरा तो मैम ने बहुत काम करवाया। हरदीप मैम ने, मैं अटेंडेंस में कभी ना कभी, पता नहीं कैसे टीचर्स कहती थी फर्स्ट बेंच पे हमेशा सामने बैठती, बट पता नहीं कैसे अटेंडेंस में CIMS पे चेक नहीं करती थी और फिर रह जाती थी कहीं ना कहीं। आखिर में मैं MSTs में बहुत तंग होती थी। तो हरदीप मैम ने बहुत मेरा वो करा है। अटक जाती थी मैं ना यहाँ ऐसे कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में, तो हरदीप मैम बहुत हेल्प करती थी मेरी। मुकेश सर
मैं इनके बारे में तो भूल ही नहीं जिनके बारे में आप सकती। पहले बात कर रहे थे। हाँ। मुकेश सर एक्चुअली आई एक्चुअली हेल फ्रॉम रोहतक Okay. हरियाणा। तो सर भी रोहतक से हैं। तो ऐसे कभी हम मतलब सर ने पूछा कहाँ से हो, तो होता है ना कि आपकी कहीं उससे है तो मैच कर जाए तो एग्जैक्टली कुछ एक कनेक्ट सा हो जाता है। तो मुकेश सर ने एक बार मुझे कहा था तू ना इस सीआरपीसी को कभी कर ही नहीं पाएगी, ऐसे बोला था। मुझे याद है, मैं आज भी सर को जब भी मिलती हूँ ना, मैं सर को यही बात बोलती हूँ कि सर देखो आपने मुझे कहा था कि तू भानु सीआरपीसी कभी नहीं कर पाएगी, और मैंने देखो आज सीआरपीसी रख ली। तो उनकी बदौलत मुझे पूरी सीआरपीसी याद हो गई थी, कौन सा सेक्शन में क्या है, कि कौन सा केस लॉ एक्चुअली फिट करता है, क्या क्या प्रोसीजर है, मुझे सब याद हो गया। तो एक्चुअली जो उनका उद्देश्य था वो कोई ये नहीं था कि वो मुझे वो पिंच करे, वो चाहते थे कि मैं इंस्टिगेट हूँ, मैं सीख जाऊँ कुछ। तो मुकेश सर ने एक ये युवा सेवा समिति भी बनाई है जिसमें यंग एडवोकेट्स हैं हमारे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। उसमें क्या होता है कि यंग एडवोकेट्स को वो इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे से आगे कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलते जाएं जो कि आमतौर पे नहीं मिल पाते, क्योंकि 12,000 एडवोकेट्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में है। ओके। करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन 5,000 एडवोकेट्स है। तो यंग एडवोकेट्स को काम मिलना थोड़ा प्रोक्योरमेंट बहुत मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। तो इनका जो मुकेश सर का जो ये पर्पस था इसको वो करने का, तो ये भी था कि हमारे एक फ्रेटर्निटी में, सीयू की फ्रेटर्निटी में एक लीगल कोई भी काम होता है तो काम यहाँ से उठकर सीयू से ही उठकर सीयू में ही जाए, ओके, सीयू के बच्चों को जाए। ठीक तो है, ये बहुत अच्छा उनका कि अंदर ही इन हाउस बच्चों को ही सीखने को मिल जाए और कहीं ना कहीं से काम भी बन जाए, किसी का काम ना रुके। ठीक है। तो मुकेश सर बहुत बढ़िया टीचर रहे हैं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, और वो तो आज भी कनेक्टेड ही है। अभी मैं जाऊंगी तो जरूर मिलूंगी उनसे। ओके। अच्छा, मैं पहले भी जान रहा था आप लोगों से कि सीयू में आप, जैसे आपने ये भी बात की है ना कि मुकेश सर ऐसा कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अंदर ही अंदर हम फैकल्टीज़ के लिए कह सकते हैं, या फिर हो सकता है रिक्शा वाला हैं अंदर ही अंदर, इनको भी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो इनके लिए भी डिपार्टमेंट्स बन रखे हैं या कोई ना कोई जगहें हैं। ठीक है, सो वो थोड़ा सा बता सकते हो आप कौन कौन सी जगह है? प्रो बोनो क्लब है, वो भी एक्चुअली लीड कर रहे थे, मुकेश सर ही लीड कर रहे थे। उसमें हम क्या करते थे, जो भी उनके मेंबर्स हैं, हम सब एडवोकेट लॉ स्टूडेंट्स ही होते थे उस टाइम, तो वो रीजनल रूरल एरियाज पे जाते थे, रीजन टू रीजन डिवाइड कर देते थे किसको कहाँ जाना है, वहां पर सबको इकट्ठा करते थे। बहुत विजन बहुत क्लियर था कि जैसे अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है एक छोटे से एरिया में, तो छोटे से एरिया में जो लड़की रह रही है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कुछ ऐसी घटना हो रही है, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है कि कोर्ट्स में ना जाए। एक तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एडवोकेट्स की, और दूसरा कहीं ना कहीं एक टैबू तो है ही ना कि घर की बातें बाहर जा रही हैं, तो इस वजह से इन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं जा पाते। तो लीगल अवेयरनेस क्या है, हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जो लगता है मतलब कभी कभी कोई आता है चैम्बर में ना तो यही कह देता है कि तुम काले कोट वाले हो तो पैसा ही पैसा कमाते हो, 2 नंबर का पैसा, बट ऐसा नहीं है। हम लोग ये प्रो बोनो क्लब इसीलिए है कि थोड़ी सी धारणा भी चेंज की जाए और थोड़ी सी लीगल अवेयरनेस हो कि तुम्हारे कुछ राइट्स हैं, तुम्हारी कुछ रेमेडीज हैं, उन्हें जाकर क्लेम करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही है। ये सारा लिटिगेशन का सेटअप, जुडिशियल सेटअप तुम्हारे लिए है, आम जनता के लिए, तो इसको अवेल करो। तो प्रो बोनो का यही एक मिशन है। और अगर कुछ भी ऐसी, जैसे आपने शुरुआती में पूछा कि अगर कुछ ऐसा कोई भी अच्छा मुझे ये बताओ, अगर फॉर एग्जांपल लड़कियों के साथ ही कुछ अंदर ही हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स ही हैं और चाहे वो हम अब कह सकते हैं डीप फेक इमेजेस को लेके कुछ हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ। तो इन सीयू क्या उनके लिए कुछ ऐसा है जिनसे वो हेल्प आउट रीच करने जा सकती हैं कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है और हमें हेल्प चाहिए? एक्चुअली बहुत हीटेड टॉपिक रहता है ये डीप फेक और एआई जो भी ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है या फ्रिवलेस जो भी फोटोग्राफ्स हैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि किसी कोई लड़की ऐसा फेस कर रही है, तो मैंने जैसा कि हमने बताया कि प्रो बोनो क्लब है और युवा सेवा
समिति है, अच्छा, इनमें तो वो- इनमें वो जाए और अपनी कुछ जो भी जिससे भी वो पीड़ित हैं वो उस अकरंस को बताए, तो उसका समाधान होगा, निश्चित होगा, ये है। ठीक है। और मैंने बताया ना ये फ्रेटर्निटी के लिए ही है कि Okay. फ्रेटर्निटी का Overall issue, सबके लिए, हाँ। हाँ, यहीं पे सॉल्व हो जाए। तो अगर कोई लड़की ऐसा फेस कर भी रही है तो भाई जाओ, ओके, तुम्हारे लिए ही रुकना है नहीं कानून। चाहिए, जाना हाँ, चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि कब तक डरना ना, ऑब्वियसली। तो जाना चाहिए, जरूर हल होंगी, समस्याएं हल होंगी। अच्छा, आप दोनों आज कहते हैं ना प्रॉपर वो एडवोकेट वाले लुक में तो नहीं हो, लेकिन पहली बार जब वो लुक मिलता है ना, हम कोट कहते हैं, क्योंकि हम मुझे इतना उसका बारे में पता नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, टाई कहते हैं, जब बैंड कहते हैं, है ना, कहते हैं कि वो बहुत मैटर करता है। तो वो पहली बार जब वो आपने पहना है ना, वो फीलिंग कैसी होती है? इट इज़ रियली वेरी इमोशनल फील। सबसे पहले तो हमारा जैसे ही लॉ कंप्लीट होती है तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एडवोकेट बन जाओगे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। हमें अपने आप को एनरोल करना होता है स्टेट बार काउंसिल से। स्टेट बार काउंसिल। तो जब मैं 5th ईयर में थी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मैं अपनी फ़ाइल तैयार करूँगी, कब मैं जाऊँगी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, कब मेरा सारा क्लियर होगा, कब मुझे बैंड मिलेगा, कब मुझे एनरोलमेंट होगी। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो फिर जब हम गए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में, मैंने अपनी एनरोलमेंट करवाई। उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स को साथ लेके गई, बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। उसके बाद जब बैंड मिला, और जब हम कोट पहन के, बैंड पहन के, वो पूरे एडवोकेट वाला लुक में जब जाते हैं कोर्ट में, तो वो एक अलग ही, एक्चुअल में वो जो ड्रेस है वो ही हमें मोटिवेशन देती है। जब हम वो ड्रेस पहन लेते हैं तो खुद को अंदर से पावरफुल सा फील होने लग जाता है। तो वो एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, जो कि जब हम आते हैं, जब हम लॉ में एडमिशन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में वही लो कोट, वो वाला ब्लैक कोट, वो वाला बैंड दिमाग में तो वही रहता है, वही सही होता बात है। और उस टाइम ज़्यादा विजन क्लियर नहीं होता कि लॉ में ये ऑप्शंस भी है, कि हम कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं या हम कोई कॉरपोरेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में होता है वो एडवोकेट ही होता है, और वही ड्रेस और वही बैंड होता है। तो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हर एक लॉ स्टूडेंट की ये ड्यूटी है कि उस यूनिफॉर्म की, इस प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखिए, चाहे वो कहीं भी जाए। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक रोड नहीं देता, बहुत सारे पाथ देता है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो एडवोकेसी चूज करेंगे, कुछ लोग रिसर्च चूज करेंगे, कुछ लोग क्लासरूम चूज करेंगे एज बीइंग अ प्रोफेसर और अकेडमिशियंस, कुछ लोग कॉरपोरेशंस ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग पब्लिक सर्विस ज्वाइन करेंगे। पर हर जगह एक चीज़ कॉमन है कि ये जो प्रोफेशन है और जो हमारा नॉलेज ऑफ लॉ है उसको इस तरह से हम यूटिलाइज करें कि इस प्रोफेशन की जो डिग्निटी है वो हम मेंटेन करके रखें, फिर चाहे हम कहीं भी जाए। ये एक बेसिक एम है जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट का होता है। ओके, हॉस्टल लाइफ जी है यहाँ पे? हाँ, हॉस्टल में रहो दोनों? नहीं, मैं डे स्कॉलर लॉ हूँ। स्कॉलर, ठीक है। आप हाँ, मैं हॉस्टल बताओ, में हॉस्टल लाइफ कैसी रही है? मैं तकरीबन 1 साल हॉस्टल में रही हूँ, और हॉस्टल में मेरा हॉस्टल था ये वाला, उसके जस्ट हमारे लॉ डिपार्टमेंट के साथ, टैगोर बी, टैगोर बी, रूम नंबर 776। नंबर भी याद है। और तो मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मैं CU आई। तो हॉस्टल में, क्योंकि मैं हरियाणा से थी, तो बाहर उन्होंने, वार्डन ने बोला कि देखो ये हरियाणा वाली ना लड़कियां बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, तो तुम ध्यान से रहना। तो मेरी मदर कहती है ये बड़ी वो ऐसी नहीं है, ये हम रोहतक से हैं बट हम कहते हैं करनाल हैं। अच्छा। तो हम ऐसे नहीं है, बड़ी शांत हैं। तो हम लोग हॉस्टल में, हमें जैसे जैसे कमरा मिला 776, पहले तो क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी थी नहीं उस टाइम हॉस्टल के रूम्स में, तो पहले एक दिन 5 अगस्त को जिस दिन मैं आई उस दिन एक ऐसे ही हॉल मिला, फिर हमें अगले दिन शिफ्ट कर दिया गया। तो लिफ्ट थी नहीं टैगोर बी में, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हमारे पास लिफ्ट नहीं थी, हम 5 फ्लोर ऊपर उसके चढ़ते थे अपने डिपार्टमेंट के, और 7 फ्लोर हम ऊपर नीचे हॉस्टल के चढ़ते थे। तो 7 फ्लोर नीचे से चढ़ के आओ और 5 फ्लोर ऊपर उसमें लॉ डिपार्टमेंट में चढ़ो, तो बड़ा वो होता था हमारे लिफ्ट। हाँ, बच्चों को भी नहीं यूज करनी हाँ, आती। तो
लिफ्ट थी नहीं, तो फिर मुझे जो वो टेम्परेरी रूम मिला था फर्स्ट फ्लोर पे, उससे मुझे अब 7-6 फ्लोर ऊपर चढ़ के अपना सामान शिफ्ट करना था। मैं रोने लगी थी। मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन करा कि मम्मा मुझे नहीं इधर रहना है, मुझे आप वो वाला हॉस्टल दिलवाओ जिसमें लिफ्ट है और एसी है। तो मेरे फादर कहते देख तू ना खाना खाने नहीं जाया करेगी, वो बहुत दूर हो जाएगा, तू यहीं रह ले, तू थोड़े दिन रह कर देख, तेरे को अपने आप ही थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो मैंने जैसे तैसे मानी, फिर मैं गई ऊपर अपने रूम में, सामान शिफ्ट करती, हाफती और फिर वहाँ पर हमारी एक क्लासमेट और थी मेरे साथ, और एक एमएससी कर रही थी, एक एमएससी मैथ्स कर रही थी, और मेरे बिल्कुल साइड में रूम वाली, क्योंकि 4 वो थी ना, 4 की ऑक्यूपेंसी थी। तो फिर मेरे साथ में जिनका बेड था वो एमएससी फिजिक्स थी। अब वो एमएससी मैथ्स और एमएससी फिजिक्स की बहुत लड़ाई होती थी। अब वो जो एमएससी फिजिक्स हुआ करती थी वो हिसार से थी। तो मुझे चाहिए था कि एक तो, और मैं यही सोच के गई थी कि अगर मुझे हॉस्टल में रहना है तो एक तो मुझे मेरी क्लासमेट मिल जाए, बैचमेट, और एक मुझे कोई हरियाणा से मिल जाए, ताकि मेरा मन लगा रहे और क्लास में जो हो रहा है उसके बारे में पता लगता रहे। और वो दोनों ही हो गए। तो हॉस्टल में फिर हमने जो उनके साथ, मेरा जो वो हिसार से थी, उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि वो थी हिसार से थी, हरियाणा से थी। हरियाणा वालों को ना बाहर जाके कोई हरियाणा वाला चाहिए होता है, ताकि ना हम जो लैंग्वेज वो करे ना, आदान प्रदान हो, वो समझ आता रहे, क्योंकि हमारी बोली तो मुंह पे चढ़ी होती है। तो हम सामने वाले से कुछ बोले उसे समझ भी ना आए, तो हमें चाहिए होता है कुछ हमारा वाला हो। और फिर हुआ वो, और उनके साथ मैंने बहुत मजे करे हमने। और मैं आपको बताऊं, कुछ आज एक सीक्रेट भी रिवील कर ही देती हूँ हॉस्टल का। प्लीज जरूरी है हमारे लिए। क्या हुआ था, वो लड़कियां ना मुझे ढूंढ के मार भी सकती है। क्योंकि हॉस्टल में ना जो विंटर्स में जो उनका गीजर का टाइमिंग होता था कुछ स्पेसिफिक ही होता था, 7 बजे से 11 बजे तक रात को। तो क्या हुआ ना, ठंड थी, यही टाइम था कुछ, तो बहुत भीड़ लग जाती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं ना 12-1 बजे नहाती थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकलना होता था ना, और फिर मेस वगैरह भी होती थी, उसमें खाना खाना ऊपर। तो हम सोचते थे रात को नहा के सोते। तो मैं सोचती थी 12-1 पे ना नया दिन आ गया है, तो मुझे कोई ये नहीं था कि तू आज नहाएंगे। तो अच्छा। मैं 12-1 पे नहाती। अब ठंड में क्या होता था, मैं ना अपना जो भी बकेट होती थी और जो भी होता था, बॉडी वॉश वगैरह, टॉवल और मेरा मग, उसे मैं अपने एक वॉशरूम में, जिसमें गीजर होता था। अब क्या होता है ना, हर में गीजर नहीं होता था, एक तीन होते थे, मतलब एक में अगर गीजर है तो उसके साइड वाले में नहीं होगा, क्योंकि उसी टैप वाटर से आएगा। तो वो इनडायरेक्ट आ रहा है ना, उसमें थोड़ा ठंडा भी आएगा। वो पहली वाली पे जिसमें जो गीजर में एक्चुअली है, गीजर वाले वॉशरूम में नहा रही है, उसे कितना यूज करना वो तो उतना यूज कर लेगी, और साइड वाले में इनडायरेक्ट आएगा, उसमें तो ठंडा भी आ जाएगा। उसने सारा गर्म पानी यूज कर लिया, फिर तो ठंडा आएगा ना। तो मैं इसलिए वो जो क्लीनेस्ट होता था सबसे, वो वाला गीजर वाला वॉशरूम अपना बुक कर देती थी। कैसे? अपनी बकेट रख के। तो ऐसा मेरा बहुत बार चल, और मैं कब जाऊंगी, 7 बजे रख दूंगी उसे, और 12 बजे नहाने जाती थी। मेरा जो टाइम होता था। तो फिर अब बहुत दिन ऐसा चलता रहा। अब क्या है ना, क्योंकि वो बुक हो चुकी है तो सबको लगेगा कि यहाँ पे बकेट रख के गई, अभी आएगी ना आएगी, पर मैं तो जाऊंगी 12 बजे। तो इतने में क्या होता था, सारी लड़कियों को लगता था वो साइड में नहा रही होती थी, जिनमें गीजर नहीं होता था, क्योंकि गीजर वाला तो मैंने बुक कर लिया। तो फिर एक दिन लड़कियों ने ना मेरी बाल्टी रखी बीच में और एक सर्कल बना लिया। अच्छा। और वो अब चर्चा कर रही है कि ये किसकी है, हम पकड़ेंगे इसे, क्योंकि उसने एक दो ने कहा कि मैं रोज देख रही हूँ ये सेम बकेट इसी टाइम पे पड़ी रहती है और वो लड़की कभी नहीं आती नहाने, तो और वो बुक करके चल जाती है, अपने टाइम पर आएगी। तो ऐसे तो जो यूज करना चाह रहा है वो तो यूज नहीं करेगा, और उसमें सबसे गर्म, मतलब 4 घंटे का गर्म पानी वो ही लड़की यूज करेगी अब।
तो फिर ऐसे उन्होंने ना मतलब बहुत ज्यादा आक्रोश व्हाट अ वर्ड। ठीक है। तो सारी गुस्से में थी और अब मैं आ रही हूँ 12 बजे आराम से टहलती टहलती नहाने, और मैंने देखा मेरी बाल्टी तो बीच में है और उसके अराउंड सारे लोग खड़े हैं कि अब क्या होगा। अब वो मुझसे ही पूछ रही है तुम जानती हो किसकी है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता किसकी है। तो कहती अब ना हम पूरे फ्लोर पे जाएंगी बाल्टी लेके और पूछेंगी, क्योंकि रूममेट तो बता ही देंगी ना, चारों की बनती भी नहीं थी लड़कियों से, कोई ना कोई एक ऐसी होगी 4 में से जिनकी उससे नहीं बनेगी, तो बता ही देंगी कि किसकी है, हमारी रूममेट की है। तो वो कहती, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, सबसे पूछना चाहिए हमें कि किसकी है, आज तो पकड़ेंगे उसे। और मैं भाग कर गई अपने रूम में और मैंने कहा यार आज मुझे बचा लो प्लीज, आज ना ये सारी पूछने आएंगी और तुम मत बताना किसकी है प्लीज। और मेरी भी एक से नहीं बनती थी। अब वो मुझे डर था ये बता देगी। मैंने उसके जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के मैंने उसे मनाया और मैंने ये भी कहा कि उसके पास 2 होती थी बकेट, तो अब ये भी हो जाएगा ना कि भाई एक तो नहीं है तो इसी की है, जो हमारे हाथ एक मुझे दे दे। तो मैंने कहा एक मुझे दे दे बहन प्लीज आज चेकिंग होने वाली है। और फिर मैंने उससे जैसे तैसे अपने ना, हमारे क्या होता था हम ना अपने बेड्स के नीचे रख देते थे वो बकेट, तो इसलिए वो नीचे देख देख के जाएंगी, तो मैंने उसकी बकेट अपने बेड के नीचे रख ली और अपनी कुंडी मार ली और हमने कहा हम तो सो गए हैं भाई, हम नहीं खोलेंगे। तो उस दिन मैं ऐसे बच गई। तो अगली बार वो सामान लिया नहीं, फिर कभी बाल्टी उठाई नहीं? वो बाल्टी मैंने पता नहीं कितने महीनों बाद उठाई, क्योंकि वो वार्डन को सबमिट हो गई थी। तो फिर जैसे तैसे वो भी मैंने उठाई। तो अब आज सबको पता लग गया वो लड़की, आज हम सबको बता देंगे। तो हॉस्टल वायरल करते हैं हम बात। बहुत बढ़िया, बहुत मैं तो कहूंगी सबको एक बार तो हॉस्टल जाना ही चाहिए। जो वहाँ मैं भी रोई थी लेकिन तुम्हें जाना जरूर चाहिए। ठीक है, ओके। आप नहीं रोए ना हॉस्टल में? नहीं, एक्चुअल में मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है कि मम्मा के बिना नींद नहीं आएगी, खाना चाहिए, होमली फूड चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे लॉ करने आई तो घर वालों को पता चला कि अब 5 इयर्स तो यहीं पे लगने वाले हैं, तो उन्होंने स्पेशली कि मुझे अकेला ना रहना पड़े कि हम यहाँ पे घर लेते हैं। तो हमने स्पेशली यहाँ पे घर लिया। उसके बाद फिर मैंने यहीं से LLM करी। फिर मेरे फादर आर्मी रिटायर हैं अभी, तो अभी यहीं पे हमने शॉप वगैरह सेटअप करी है। तो ऑलमोस्ट मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे सेटअप हो गई और अब हम हिमाचल एज अ वेकेशन पे जाते हैं। yes. बड़ा अच्छा लगा दोनों से बात करके, मेरे को बड़ा मजा आया है लिटरली। एंड बहुत टाइम बाद एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हम कहते हैं ना होता है। यस, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कॉन्वर्सेशन, हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वाकई में यादें ताज़ा होंगी हॉस्टल्स की, सभी की। एक और सवाल, रेडियो पंजाब में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सच में याद आदा क्लासरूम ही है। हमने अपनी पूरी यादें, पूरा पता नहीं क्या क्या अभी तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमने कोशिश करनी है अगली बार नेक्स्ट टाइम आप आओ फिर हम और यादें निकालेंगे। लेकिन आई होप कि सुनने वालों को भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा हो, क्योंकि ये यादें मुझे लगता है बहुत स्पेशल होती हैं। और जब ये हम टाइम नहीं मिलता ना हमें ये सोचने का भी, हम इतने बिजी हो जाते हैं, तो जब वो याद आती हैं चीज़ें फिर से तो और अच्छा लगता है। बाकी कीप लिसनिंग रेडियो पंजाब 90.0। ऐसे ही मैं मिलाता रहूँगा आपको याद आने क्लासरूम में और क्लासरूम के बच्चों के साथ, यानी कि एल्यूमिनाइज के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट बातों में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो, सुनते रहो रेडियो पंजाब 90.0। टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।